तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे उस वीडियो सीरीज को जिसमें हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि है सीपीयू शेड्यूलिंग से, जो कि आया था 2022 के ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर में, बीसीए के पेपर में। उस पेपर का ये छठा क्वेश्चन है जो कि बी वाला पार्ट है। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं, शुरू करते हैं सोल्यूशन इसका। इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? है ड्रॉ द गैंट चार्ट फॉर द राउंड रॉबिन scheduling policy and calculate the average turn around time and average waiting time, throughput and processor utilization for the following set of processes। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेसेस दी हुई हैं, प्रोसेस P1, P2, P3, P4 और उसका बस टाइम गिवन है। तो हमें इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका गैंट चार्ट ड्रॉ करना है और हमें फाइंड करना है टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जिसको हमने डिटेल में समझा था। पिछला वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को कम समय में सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन 2022 में आया था, 10 मार्क्स में। यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 मार्क्स में आया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। तो क्योंकि ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो इसमें क्वांटम टाइम क्वांटम गिवन होता है। यहाँ पे गिवन है 3 मिली सेकेंड, यानी कि ईच हर प्रोसेस को आप 3 मिली सेकेंड एक बार में एग्जीक्यूशन के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला P1 जो प्रोसेस है, इसको हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे P1 जो कि स्टार्ट होगा 0 से और एग्जीक्यूट होगा 3 तक, क्योंकि टाइम टाइम क्वांटम यहाँ पे गिवन है 3, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम 4 है, तो ये टोटली कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसका 3 मिली सेकेंड में जितना एग्जीक्यूट हुआ हुआ और इसको बाहर निकाल लेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर रख देंगे इसको बाहर लाके प्रोसेस P1 को। अभी कितना बचा है? 1 मिली सेकेंड का बचा हुआ है। अब इसके बाद प्रोसेस P2 को हम लोग लाएंगे इसमें एग्जीक्यूशन में, यानी कि रनिंग क्यू में। यहाँ पे P2 को अब स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूट करना। इसका बर्स्ट टाइम 14 है, तो लेकिन हम क्वांटम टाइम क्वांटम के अनुसार ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इसमें एक बार में 3 ही करेंगे, तो यानी कि 3 + 3 = 6 मिली सेकेंड तक। इसके बाद हम इसको निकाल देंगे रनिंग क्यू से और बाहर ला देंगे। तो यहाँ पे P2 आ जाएगा। अब इसका टोटल बचा है कितना अभी? 14 - 3 11 मिली सेकेंड अभी बचा हुआ। अब हम P3 को लाएंगे यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए, और P3 का बर्स्ट टाइम यहाँ पे 6 है, यानी कि बर्स्ट टाइम यानी कि टोटल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट कंप्लीटली दिस प्रोसेस, यानी कि P3 जो प्रोसेस है उसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए 6 मिली सेकेंड टाइम लगेगा। लेकिन हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ओनली 3 मिली सेकेंड एक बार में हम एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोसेस के लिए बारी बारी से। तो यहाँ पे 3 करेंगे, तो यानी कि 6 से लेके 9 तक जाएगा ये। अब इसके बाद फिर P3 को बाहर निकालेंगे वहां से एग्जीक्यूशन में से, और कितना बचा रहेगा, यानी कि 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा। इसके बाद प्रोसेस P4 को हम लोग एग्जीक्यूशन में लाएंगे। यहाँ पे P4 का बस टाइम 7 है, यानी कि उसमें से 3 एग्जीक्यूट कर देंगे। 9 से 3 हो जाएगा 12। फिर P4 को भी हम लोग बाहर निकाल देंगे एग्जीक्यूशन से। P4 में अब बचा रह जाएगा 4। अब P1 को फिर से वापस अब शुरू से फिर से स्टार्ट करेंगे P1 से। तो यहाँ पे P1 को फिर से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। अब P1 में सिर्फ 1 मिली सेकेंड का एग्जीक्यूशन बचा हुआ है, तो हम सिर्फ एक उसको कंप्लीट कर देंगे, एक डाल के। अब यहाँ पे P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बारी है P2 की, तो P2 को हम लोग फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। P2 का भी 11 मिली सेकेंड बचा हुआ है, लेकिन हम एक बार में 3 दे सकते हैं, तो यहाँ 13 + 3 16 तक जाएगा। अब यहाँ से आप निकल के फिर से आप यहाँ पे बचेगा P2 में अब बचेगा कितना? 8 मिली सेकेंड का एग्जीक्यूशन अभी भी बचा हुआ है। अब P2 के बाद आएगा P3। P3 का भी 3 मिली सेकेंड बचा है। हम अब इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ से 3 मिली सेकेंड का
यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अब P3 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा P3 भी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। P3 के बाद आएगा हमारे पास P4। P4 4 मिली सेकेंड बचा हुआ है। यहाँ पे उसका 3 उसमें से कर सकते हैं हम, यानी कि यहाँ पे 22। अब यहाँ पे P4 में से P4 भी वहां से रनिंग क्यू से बाहर आ जाएगा, यानी कि P4 का अब सिर्फ 1 मिली सेकेंड बचा हुआ है। अब P4 के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे P1 से। P1 तो कम्प्लीटली हो चुका है, P2 बचा हुआ है। P2 अभी 8 मिली सेकेंड बचा हुआ है, तो P2 को हम लोग फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे जितना हो चुका था उसके बाद से, यानी कि फिर से 3 मिली सेकेंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे इसका, फिर इसको बाहर निकाल देंगे। तो फिर जब बाहर निकालेंगे तो बचा रहेगा केवल केवल 5 मिली सेकेंड का वर्क इसमें बचा रहेगा एग्जीक्यूशन। फिर P3 तो कम्प्लीटली हो चुका है, अब P4 को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। P4 में सिर्फ 1 बचा था, देखिए यहाँ पे लास्ट P4 में टोटल 7 था, तो यहाँ पे 3 हो गया था, यहाँ पे 3 हो गया था, अब यहाँ पे बचा है 1, तो यहाँ पे 1 एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी कि 26। अब P4 भी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब 3 प्रोसेसेस कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, लास्ट P2 बची है, तो इसके बाद हम P2 को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से फिर से। यहाँ पे 26 रहेगा, तो P2 फिर से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, यानी कि 26 प्लस 3 29। P2 23 टोटल बचा था यहाँ पे कितना बचा था, 5 बचा था, तो इसमें से 3 हो जाएगा, तो अब 2 बचेगा। तो फिर से कोई और प्रोसेस तो बची नहीं, तो फिर से P2 को ही एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 29 प्लस 2 31। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी प्रोसेसेस कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं, ये तो होगा हमारा गैंट चार्ट। तो पहला क्वेश्चन था ड्रॉ द गैंट चार्ट फॉर द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो ये पहला क्वेश्चन में जो एक पार्टी थे ड्रॉ द गैंट चार्ट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यही गैंट चार्ट हमारा बना चुका है। अब इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम करना है हमें, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इसी टेबल में बढ़ा देते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए। ये टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेटिंग टाइम। वेटी मतलब वेटिंग टाइम। चलिए अब इन सबको लिखते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे अराइवल टाइम तो गिवन नहीं है, पिछले वीडियो में हमने देखा था टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन नहीं है, अराइवल टाइम गिवन नहीं है, इसका मतलब कि हमें ये एज्यूम करना है कि सारी प्रोसेसेस टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ही अराइव हो चुकी है, यानी कि सब एक साथ अराइव हुई हैं टाइम टी इक्वल टू जीरो, मतलब सबका अराइवल टाइम जीरो है, सब एक साथ अराइव हुई हैं। तो जो कंप्लीशन टाइम होगा वही हमारा टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो गैंट चार्ट से हम लोग देख के कंप्लीशन टाइम यानी कि टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले P1 देखिए कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो P1 आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे P1 कंप्लीट हुआ है 13 पे, यानी कि इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 13। तो यहाँ पे हम 13 लिखते हैं, टर्न अराउंड टाइम P1 के लिए 13। चलिए अब देखते हैं P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या है। P2 का टर्न अराउंड टाइम आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए P2 आपका हो रहा है लास्ट में, सबसे हो रहा है, यानी कि 31 पे। ये जो P2 है यही लास्ट में सबसे लास्ट में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि 31 पे, T इक्वल टू 31 पे। तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा P2 का 31। अब देखते हैं P3 का टर्न अराउंड टाइम क्या है। तो P3 देखिए कहाँ इस गैंट चार्ट में P3 सबसे लास्ट में कहाँ एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19, T इक्वल टू 19 पे P3
कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 19। अब P4 का टर्न अराउंड टाइम देखेंगे लास्ट में इस गैंट चार्ट में, तो आप देखेंगे 26 पे सबसे लास्ट में एक P4 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 26। अब ये तो हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब हमें फाइंड करना है वेटिंग टाइम। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। तो ये होता है फॉर्मूला वेटिंग टाइम फाइंड करने का, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम 13 है और इसका बर्स्ट टाइम 4 है, तो इसका वेटिंग टाइम हो जाएगा 13 माइनस 4 यानी कि 9। वैसे ही P2 का वेटिंग टाइम निकाल लेंगे हम, 31 माइनस 14 तो हमारे पास आएगा 17। और वैसे ही P3 का वेटिंग टाइम आएगा 19 माइनस 6 यानी कि 13। और वैसे ही P4 का वेटिंग टाइम आएगा 26 माइनस 7 यानी कि 19। ये हो गया वेटिंग टाइम और ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने के लिए जो ईच प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम आए इन सब का हम सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कर देंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेसेस। तो इसको हम जब सम करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सम कर लीजिए अपने साथ। 31 प्लस 13 हो जाएगा 44, 44 प्लस 19 हो जाएगा 63, 63 प्लस 26 हो जाएगा 89 होना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेट करके, कुछ गलत होगा तो कर लीजिएगा सही। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हो जाएगा आपके पास 4। तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 2.25। तो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा आपके पास 22.25। यहाँ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ही एवरेज वेटिंग टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो इसको हम जब सम करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं। तो ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है 58 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस इक्वल टू 4। तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 14.5 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें फाइंड करना था एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, जो कि हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जो कि MDKP यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। आप लोग थोड़ा इसे ऑर्गेनाइज वे में लिखिएगा। कॉपी में आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। वैसे ही टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंपाइलेशन टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं यहाँ पे जैसे वेटिंग टाइम का फार्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, वैसे ही यहाँ पे एक और फार्मूला लिख देते हैं टर्न अराउंड टाइम के लिए। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड करने का। एवरेज तो जानते ही आपके सम ऑफ ऑल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।